तो कहाँ तक बताए थे? सब कंडीशंस बता दो कॉन्केव मिरर। आज रखा ना? अब होगा हेडिंग सभी नोट करो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर सभी नोट करो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखोगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सभी नोट करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है बाय कनकेव मिरर के माध्यम से, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो कॉनकेव मिरर होता है इसमें हमने आपको 6 कंडीशन बताए होंगे। टोटल कितने कंडीशन बताए होंगे? 6, जिसमें से 5 कंडीशन में आपका रियल एंड अपोजिट बना होगा। क्या बना था? रियल एंड अपोजिट बना था। और एक कंडीशन हमने आपको ऐसा बताया था कि इस कंडीशन में वर्चुअल और अब यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो जो कन्वेक्स मिरर होगा इसमें 2 ही कंडीशन पढ़ेंगे। इसमें दो ही कंडीशन पढ़ेंगे और दोनों में आपका वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल और डायरेक्ट। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? आभासी सीधा। क्या होता है? आभासी सीधा। आभासी प्रतिबिंब होंगे और जितने आभासी होते हैं सब कैसे बनते हैं? जितने रियल होते हैं वो कैसे होते हैं? उल्टे। यह हमने इमेज फॉर्मेशन बाय बताया था कॉनकेव मिरर के माध्यम से, जो हमने 6 कंडीशन बताया था। इस 6 कंडीशंस में से 5 कंडीशन में आपका हमेशा जो इमेज बना था रियल और अपोजिट बना था। सिर्फ एक ऐसा कंडीशन बताया गया था जिसमें ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना था? वर्चुअल और डायरेक्ट बना था। और जितने वर्चुअल इमेज होंगे वो किधर बनते हैं? बिहाइंड द मिरर बनते हैं या पेंटेड पार्ट की तरफ बनते हैं। किधर बनते हैं? पेंटेड पार्ट की तरफ। और जितने रियल इमेज होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनते हैं। मिरर, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ बनते हैं। ये समझ में आया? तो अब इसमें हम लोग कितने कंडीशन पढ़ने वाले हैं? 2 कंडीशन पढ़ने वाले हैं। दोनों कंडीशन में कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल और डायरेक्ट। ये बात समझ में आई? यस सर। ये आपको नोट नहीं करना था, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। इसमें फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे अभी, when the object stand at infinite, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित होता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले देखो ये क्या है? कॉनकेव कन्वेक्स मिरर। क्या है ये? कन्वेक्स मिरर कैसे पहचान होती है? इसका इंटरनल पार्ट जो होता है पेंटेड पार्ट होता है और इसका एक्सटर्नल पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टेड पार्ट। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज, ये क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या होता है? तो when the object stand at infinite, हमने बताया था कि जहां से प्रिंसिपल एक्सिस समाप्त होती है उसके बाद हम लोग क्या सपोज करते हैं? इनफाइनाइट, अनंत मान लिया जाता है। तो ये हो गया, हमने मान लिया कोई एक आपका ऑब्जेक्ट ए बी है। ये क्या है ऑब्जेक्ट? ए बी। इस ऑब्जेक्ट का ये टॉप है और ये इसका बॉटम हो गया, मतलब ये इसका ऊपरी सिरा और ये क्या है? इसका निचला सिरा।
ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाते हुए अपीयर्स होगी फोकस से होकर के जाते हुए अपीयर्स होगी। इधर जब भी लाइन बनाएंगे तो आपका रेगुलर लाइन ना होकर के डॉटेड लाइन होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपीयर्स होता है, दिखाई नहीं देगा। ऐसा केवल और केवल आभास किया जा सकता है। क्या किया जाएगा? आभास। ठीक, ये कुछ ऐसे जाएगी इस कंडीशन में इधर की तरफ चली गई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड पार्ट तो इधर ही है, तो ये रेज जब जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के इसी की तरफ चली जाती है। लेकिन ये कहां से आती हुई अपीयर्स होती है? फोकस से। इसी तरीके से एक दूसरी रे हम इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से लेकर जाते हैं, यह भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी कहां से जाती हुई अपीयर्स होगी? फोकस से होकर के जाती हुई अपीयर्स हो रही है। अब ये बताओ, अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक दूसरे को आगे की ओर बढ़ाएं तो क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएंगे? तो इस कारण से इसको किधर बढ़ाया गया है? पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। इस वजह से इस ऑब्जेक्ट एबी का इमेज फोकस पर पॉइंटेड वर्चुअल एवं इरेक्ट इमेज बनता है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. When the object is standard infinite, then an incident ray goes from the top of the object which is parallel to the principal axis, and after reflection its appear to comes through the focus, and another rays also goes from the bottom of the object which is parallel to the principal axis, and after reflection it also appears to come through the focus. Hence two reflected rays intersect to each other behind the mirror at focus. Then image of object AB is obtained virtual, erect and pointed. देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसका इमेज यहीं पर बना, प्रिंसिपल एक्सिस पर बन गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी अगर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस का अगर वो कोलिनियर पॉइंट हुआ तो वो आपका पॉइंटेड होगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत बनता है। बस आ गया? तो इसका नेचर कैसा लिखा जाएगा? अभी हिंदी में भी बोल देंगे। Virtual and erect. वर्चुअल And erect. एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या होगा? At focus. हाँ, एट फोकस। ऐसा में देखो, जब वस्तु अनंत परिस्थित होता है, जो बोल रहा है ये लिखना होगा, जब वस्तु अनंत परिस्थित होता है तो वस्तु के ऊपरी सिरे से चलने वाले प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाते हुए प्रतीत होती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु के निचले सिरे से लेकर जाते हैं जो कि अभी मुख्य अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाते हुए प्रतीत होती है। इस दशा में दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को फोकस पर, दर्पण के पीछे फोकस पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब इस दशा में वस्तु AB का प्रतिबिंब फोकस पर आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है और बिंदुवत होता है। एंड पॉइंटेड करेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंटेड। पॉइंटेड का मतलब समझा रहा है ना? बिंदुवत, बिंदु के समान। When the object is standard infinite, then an incident ray goes from the top of the object which is parallel to the principal axis, and after reflection it's appear to come through the focus, and another rays goes from the bottom of the object which is also parallel to the principal axis, and after reflection it also appears to come through the focus. Hence two reflected rays intersect to each other at focus. Then image of object AB obtained at point focus, virtual, erect and pointed. आगे समझ? Yes, sir. नोट कर लो, जितना जल्दी हो नोट करो। कर लोगे वहां से? कल का वर्क कंप्लीट करके आए हो सभी? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टैंड एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। मतलब जब वस्तु उत्तल लेंस के, उत्तल दर्पण के सामने, क्या बोलेंगे, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने
उसके मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो। दो ही कंडीशन है। पहला तो मैंने क्या बताया था, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर, तो उसका इमेज कहां पर बना था, फोकस पर। कहां पर बना था, फोकस पर। अब देखो, अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर रख दें उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। और कहां पर बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। फोकस और पोल के बीच बनेगा। हमने जो कंकेव मिरर में बताया था, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में जो बताया था, 6 कंडीशन बताया था। पहले बताया था इनफाइनाइट पर, दूसरा कंडीशन बताया था इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, थर्ड कंडीशन बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फोर्थ बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, फिफ्थ बताया था फोकस पर, और सिक्स्थ जो कंडीशन था वो था फोकस और पोल के बीच का। ये था। लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ दो ही कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर में दो ही कंडीशन है। पहला क्या था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो उसका हमने इमेज यहां पर आपको बनाकर दिखा दिया। सेकंड क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हो, when the object stand at any point on the principal axis in front of convex mirror, मतलब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर जब वस्तु स्थित हो, इस कंडीशन में उसका इमेज कैसा और कहां पर बनेगा, वो वाली कंडीशन बताना है। तो when the object stand at any point on the principal axis, वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, समझाया? देखो बताएंगे, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर। क्या हो गया ये? अभी स्फेरिकल है। अब यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया इसको, अब कन्वेक्स मिरर हो गया। ये इसका पोल हुआ मिड पॉइंट, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका मिड पॉइंट फोकस, और ये हो गया पोल। अब ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया मान लो यहां पर, ठीक है? पहले यहां पर ऑब्जेक्ट था ना इनफाइनाइट पर, अब हम इसी ऑब्जेक्ट को चाहे तो यहां पर रख दें, इस पॉइंट पर रखें, चाहे इस पॉइंट पर रखें, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे यहां पर कहीं पर भी रखेंगे, इसका इमेज हमेशा इन दोनों के बीच में बनेगा। ये बात समझ आ रही है? इसके इधर नहीं बनेगा, फोकस के पहले ही बनता है, फोकस और पोल के बीच में ही हमेशा बनेगा। ठीक, ध्यान देना। उसमें क्या था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को जितना ही मिरर के नियरेस्ट लेकर जा रहे थे तो उसका इमेज जो था मिरर से उतना ही दूर जा रहा था और बड़ा भी बन रहा था। बन रहा था कि नहीं? ये हो गया पोल। इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली रे ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती हुई अपीयर्स होगी, तो फोकस से जाती हुई या अपीयर्स हो रही है। देखो हो रहा है। एक दूसरी रे ऑब्जेक्ट के टॉप से ही, कहां से, ऑब्जेक्ट के टॉप से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब लेकर के जाएंगे, गया, ये एक दूसरे को देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी तो वहीं से आपका उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। पता है ना, ये लॉ ऑफ स्फेरिकल मिरर का सेकंड वाला जो बताया था, सेकंड लॉ ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइट इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर क्या हो जाती है। तो इस प्रकार देखो, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहीं पर पोल एंड फोकस। हां, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, और यहीं पर ऑब्जेक्ट का इमेज ही आपका बना।
इसको भी डॉटेड लाइन से बनाएंगे। अगर हम बनाते हैं डॉटेड लाइन से तो आपको शायद उसमें दिखे नहीं, लेकिन आप समझ लेना कि अभी आपका डॉटेड लाइन से बनाया जाएगा, ठीक है। इसका इमेज कैसे बनेगा, a डैश b डैश। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इसका इमेज इतना छोटा बन रहा है। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी ये भी ऊपर है, तो इरेक्ट बना के नहीं, सीधा बना के नहीं बना। और एक किसी में देख लो, इस ऑब्जेक्ट को और नियरेस्ट लेकर चले जाएंगे तो इसका इमेज जो होगा और नियरेस्ट आ जाएगा, इसी के पोल के और नियरेस्ट आ जाएगा। बस में रहे, लेकिन रहेगा हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही रहेगा। ये समझना रहा बात। जैसे देखो एक दूसरा इसका इमेज बना देते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल। ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रख दिया, रखा। ये ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया AB। ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, अपीयर्स होगी, फोकस से जाती है, अपीयर्स हो रही है कि नहीं। एक दूसरी रेज ऑब्जेक्ट के टॉप से ही उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे, कहां से, देखो ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर देखो ये इमेज आपका फोकस के नियरेस्ट था, लेकिन यहां से आप देखो दोनों के मीड में आ गया एक तरीके से। जितना ही इसको हम नियरेस्ट लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही इसका इमेज और नियरेस्ट आ जाएगा पोल के, ठीक है। तो यहां पर भी आपका देखो यही बनेगा, a डैश b डैश बनेगा। यही आपका इंसिडेंट है और यही इसी पर आपका रिफ्लेक्टेड रे भी है। आगे समझें। तो when the object stand at any point on the principal axis, then an incident ray goes from the top of the object which is parallel to the principal axis, and after reflection it appears to comes through the focus, and another ray also goes from the top of the object through the center of curvature, and after reflection it also appears to comes to returns on the same path. बस करिए। Hence two reflected ray intersect to each other at point D dash, then image of object AB, A dash, B dash, virtual, erect and smaller than the object. पोजीशन क्या बोलेंगे, between focus and same condition यहाँ पर भी। अब ये जो इमेज आपका बना था, पहले अगर आप बुक में देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या बना था। अब आप समझ सकते हो। एक बार किताब का भाषाओं को देखना, आपने मतलब बुक का जो आपका लैंग्वेज है उसको एक बार रीड करके देखना और एक बार ये वाला रीड करके देखना, कौन सा इजी लगेगा ये बताना। बस मेरे नहीं, आप इसको खुद लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। एक बार और भी हिंदी में बोलेंगे। जब वस्तु मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर उत्तल दर्पण के सामने स्थित होता है तो वस्तु के ऊपरी सिरे से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाते हुए प्रतीत होती है। एक दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के ऊपरी सिरे से ही उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हैं, जो परावर्तन के बाद पुनः इसी मार्ग में वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें, ये वाली मतलब BC वाली और F, और यहाँ पर मान लो M हो गया FM वाली, ये दोनों आपस में एक दूसरे को B डैश पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट AB का जो प्रतिबिंब होता है, मतलब वस्तु AB का जो प्रतिबिंब होता है वह A डैश B डैश वास्तव आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये हो गया नेचर। लिखेंगे वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद हो जाएगा पोजीशन। पोजीशन में क्या लिखेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस। नोट कर लेना आप सब। इसके आगे पॉइंट क्या था, हेडिंग क्या है बताओगे जरा।
होगा रिलेशन अमंग यू वी एफ फॉर कॉन्केव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर का हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की जरूरत होगी जो बच्चे क्लास 9th के हैं जिनको हम 10th का पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी होगी। सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज क्या बोलते हैं? अभी आप क्लास 9th में जो पढ़ रहे हो वो आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 6th चैप्टर होगा भाई, 6th या 7th होगा, 6th है। पढ़े हो? ट्रायंगल चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ाई है तो उसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाई गई होगी। एंगल साइड एंगल साइड से ये सब बताया गया होगा। बताया गया कि नहीं? नहीं 9th के बच्चों को भी नहीं बताया गया? चैप्टर चल रहा है कोई नहीं तो कैसे जानोगे? इन ये जो बच्चे 11th के हैं जिनको हम 12th का पढ़ा रहे हैं इनको भी बताया गया होगा क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूप त्रिभुज 6th चैप्टर है ये, है ना? सिमिलर ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज। और क्लास 9th में जो है सर्वांगसम, हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, क्या बोलते हैं? त्रिभुजों की सर्वांगसमता मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर 6 है। और आप सभी को भी पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल और क्लास 9th में यही पढ़ाया गया होगा आपका कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। बताया गया ना? तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, जरा इस पर गौर फरमाना। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कोई बताएगा? सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहेंगे? किसी को पता है? कोई जरूरी है त्रिभुज ही हो। सर्वांगसम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? कोई नहीं? देखो ये अगर ट्रायंगल है, सपोज करो इसका नाम हमने रखा एबीसी। एक ट्रायंगल हमने ले लिया पीक्यूआर। अगर इस ट्रायंगल को कट करके अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो इसको पूरा ओवरलैपिंग कर जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब इसको पूर्णतः ढक लेगा। क्या कर लेगा? तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल एबीसी जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर के है। आगे समझे? मतलब एक फिगर्स को कट करके अगर किसी दूसरे फिगर्स के ऊपर रखा जाए तो उसको टोटली क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। तो वह आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? अरे हिंदी में ही समझ लो, हिंदी में लिखते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम इसका मतलब क्या है? सर्व का मतलब हो गया सभी, अंग का मतलब हो गया अंग, सम का मतलब समान, सभी अंग समान वाले। तो एरिया भी क्या होगा उनका? समान। समझ में? एक होता है समरूप, क्या बोलते हैं? समान रूपों वाला। माने वो छोटा होगा उसकी बात अलग है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वही प्रॉपर्टीज दूसरे वाले फिगर का भी होगा। तो इसको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं? जैसे देखो एक हमने बनाया छोटा सा ट्रायंगल और एक बनाया बड़ा सा ट्रायंगल। हमने कहा कि यह भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यह भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब ये ए बी सी जो है इसका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल और इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये सपोज कर लो ये हो गया आपका एक्स वाई जेड। क्या है? तो ट्रायंगल एबीसी जो है मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इसकी तीनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो इसकी भी तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। कोई जरूरी नहीं है कि इसका यह वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, नहीं, या ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। हमने लिखा क्या है? समरूप, इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर, जो समान दिखने में लगे। समान का मतलब इक्वल नहीं, रूप में समान, गुणों में समान। यहां पर क्या था? ये एक दूसरे के सर्वांगसम थे। सर्वांगसम सभी अंग समान वाले कि अगर इसको कट के इसके ऊपर रख दिया जाएगा तो भी कवर कर लिया, चाहे इसको कट करके इसके ऊपर रखेंगे तो भी कवर कर लेगा। लेकिन यहां पर तो ऐसा नहीं है कि इसको कट करके उसके ऊपर रखेंगे तो इसको पूर्णतः क्या कर लेगा? कवर कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? सर्वांगसम नहीं है, समरूप हो सकते हैं। मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ये बात समझ रही है?
क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ये होती है कि उसके इच एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? और इच एंगल आपस में खुद इक्वल होते हैं। तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं? तो इसी तरीके से जब हमने इसका नाम लिख दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका भी नाम क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि अगर ये क्या है, तीनों अगर एंगल, इसके तीनों एंगल के इक्वल हो जाए, चाहे तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं और इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो ऐसे भी ट्रिपल ए से चाहे डबल ए से कोई ट्रायंगल जो होता है सिमिलर हो जाता है। बस हमारे में क्या बता रहा हूं? यस सर। तो सिमिलर जो ट्रायंगल होता है, जरा ध्यान देना, जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं रेशियो में इक्वल होती है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब हो गया संगत भुजाएं। क्या बोलते हैं? संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक होती हैं। रेशियो का मतलब अनुपात होता है हिंदी में। जैसे देखो, पहले ये समझ लेंगे तभी हम लोग को पढ़ेंगे। ये मैथ के पार्ट है आपके, जो ये पार्ट हम बता रहे हैं, जो हम थोड़ा सा आपको टॉपिक जो छेड़ करके यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये आपका मैथ का ही एक तरीके से चैप्टर है ये। तो इसको आप यहाँ पर जरा सा समझ लो। ये ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। क्लास 10th में बताया गया होगा कि किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई दूसरी साइड को ड्रा करते हैं तो इस प्रकार जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो जो मेन ट्रायंगल है वो और एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा, वो आपस में सिमिलर होंगे। क्यों होंगे जरा देख लो। सबसे पहले ये देखो, इसका नाम हमने रखा डी और इसका नाम रख दिया ई। ये थेल्स थ्योरम में बताया गया होगा। यस सर। थ्योरम नंबर फर्स्ट ही है ये। थेल्स। क्लास 10th में थ्योरम नंबर फर्स्ट है। 9th में आपको ये नहीं बताया गया होगा। 9th में पहला शायद थ्योरम होगा कि द एंगल सम, क्या बोलते हैं, ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं आपको, लेकिन क्या है ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक? क्योंकि अभी 9th वाले बच्चे कहेंगे सर हम लोग ये पढ़े नहीं हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। नहीं तो मैं ये बताता ही नहीं, मैं डायरेक्ट फार्मूला का डेरिवेशन करता। बस मेरी ना, तो देखो जब ये साइड जो है इसके बेस के, चाहे इस साइड में क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना, तो इस प्रकार ये आपका एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा होगा ए बी सी बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल भी बन रहा होगा ए डी ई। ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। देखो अगर सपोज करें राइट एंगल, ये भी राइट एंगल हो गया ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये हम लोग जब लिखेंगे ट्रायंगल ए डी ई, इसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल का क्या है? सिंबल है। ये सिमिलर ट्रायंगल को दिखाने का एक तरीका है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब सिमिलर भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं? साइन ऐसे बनाते हो ना, तो इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है सिमिलर हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। एरिया में बराबर हो सकता है, आपस में हो सकता है ना, होता है, ठीक? और ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल, इसमें कॉन्ग्रुएंट बराबर हो ही नहीं सकता। अगर हो भी जाएगा तो इसका मतलब यही वाला है, कॉन्ग्रुएंट भी। बोले जरा यहां पर समझ लो। तो ये ट्रायंगल एडीई जो है आपका बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी के क्या होगा? एबीसी के सिमिलर होगा, इक्वल नहीं, समरूप होगा। जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वही इसकी प्रॉपर्टीज है। देख लो, ये इसका परपेंडिकुलर है तो इसका परपेंडिकुलर ये भी है, इसका ये बेस है तो इसका बेस ये है, इसका यहां से यहां तक हाइपोटेनस है तो इसका हाइपोटेनस ये। जितना एंगल ये है उतना ये भी हो गया, जितना एंगल यहां पर होगा उतना ये हो जाएगा। तो आइए दोनों में कॉमन हो गया, दोनों ट्रायंगल में आएगा। देखो ए बी सी वाले में भी ए वाला आ रहा है, देखो यहां पर भी ए आया है, यहां पर भी ए आया है। तो ये मतलब किसी ट्रायंगल में जब दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑलरेडी थर्ड एंगल के क्या हो जाता है? इक्वल होता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गया, किसी दो ट्रायंगलों में अगर दो एंगल उसके आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑलरेडी थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा, कभी भी देख लेना। तो अब ये दोनों जब ट्रायंगल हम सिमिलर करके देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिखे हैं? छोटा वाला। तो इसका अगर हम परपेंडिकुलर साइड लिखेंगे, इसका परपेंडिकुलर साइड क्या है? अब ये नीचे क्या, यहां पर क्या लिखे हो? बड़ा वाला ट्रायंगल है ना,
तो इसका परपेंडिकुलर साइड क्या हो जाएगा? अगर इसका हाइपोटेनस छोटे वाला पहले क्या लिखे हो? छोटे वाला पहले छोटे वाला लिखे हो तो ऊपर हमेशा छोटे वाले का ही लिखना। देखो इसका परपेंडिकुलर अपान में बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो गया। इसका हाइपोटेनस AE, इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस, इसका बेस तो इसका बेस, ये करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है कि जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। हाथ नीचे। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगे? रेशियो में इक्वल होंगे। ये बात समझ आ गई? तो सभी हेडिंग नोट करो। लाइट चली गई क्या? दिन relation among U, V and F for concave mirror। अवतल दर्पण में के लिए U, V, F में संबंध यानी क्या होगा? अवतल दर्पण के लिए U, V, F में संबंध। देखो जैसे आपको पता होना चाहिए कि U क्या है, V क्या है, F क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो आप। हम इसको बताने से पहले आपको कुछ इसमें जो वर्ड आ रहे हैं या जो लेटर्स आए हैं इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। ये कॉन्केव मिरर पे होना तो इसकी आउटर सरफेस पर क्या होता है? पेंटेड पार्ट होता है। अब देखो इसका ये पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये सपोज करो फोकस हो गया। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। हमेशा जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस उतना यहां से यहां तक का होगा कि नहीं? ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ये कहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है? इनफाइनाइट और सी के बीच। तो ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? ये हो गया। एक दूसरी रेस कहां से लेकर जाएंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी कि नहीं? अरे बात समझ में? ये इसी पाथ पर क्या हो गया? तो इस प्रकार इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बना? बिटवीन सी एंड एफ बना कि नहीं बना? तो ये इसका नाम हम लोग क्या देते थे? ए डैश बी डैश। हम लोग अर्थ के सरफेस पर कैसे खड़े होते हैं? परपेंडिकुलर। कैसे खड़े हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि आपका अर्थ के सरफेस पर ये व्यक्ति कैसे खड़ा है? परपेंडिकुलर। हमारा इमेज भी कैसा बनता है? परपेंडिकुलर। आया समझ में? देखो यहां से हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करके मतलब रचना करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। मान लो इसका नाम हमने रख दिया MN। क्या रखा? MN। ये बात समझ आ गई? अब देखो ये AB क्या है? ऑब्जेक्ट। AB क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से कोई भी डिस्टेंस जो होता है कहां से लिया जाता है? पोल से। कहां से लिया जाता है? पोल से। जैसे अगर आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 है ना? 9th में थर्ड होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं थर्ड है। थर्ड है। हां भाई देखो पढ़ाई बहुत ही हो गया 9th को, तो मामला इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसमें दो एक्सरसाइजें हैं 3.1 3.2। एक में 3 क्वेश्चन दे रखा है शायद, नहीं एक में 6-7 क्वेश्चन दिया और एक में 3-4 क्वेश्चन दिया होगा। NCERT ये है ना? ठीक है, देखो ये है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन।
होता है ऐसे। अब ये क्या चीज हमने बनाया आपको बताएंगे, अभी तो आपको हेडिंग ये दिखाई गई, अभी मैं इसको भी समझा नहीं रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो आपके इसमें आने वाले वर्ड्स होंगे, जो आपके आने वाले टर्म्स हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग कोई भी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? ओरिजिन से, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डिस्टेंस कहां से लेते हैं? मूल बिंदु से, अर्थात ओरिजिन से लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस मिरर में कोई भी डिस्टेंस कहां से लेंगे? ये बात समझ आ गई? अगर इस मिरर के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लिया जाएगा नेगेटिव होगा। इस मिरर के अगर राइट साइड में अगर इमेज लिया जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, मतलब कोई डिस्टेंस लगे तो पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लिए? देखो ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे पता? क्योंकि इधर 1 2 3 4 होता है कि नहीं? अगर ऊपर जाएंगे तो भी 1 2 3 4, नीचे आए तो भी 1 2 3 4, माइनस में रहेगा। इधर गए लेफ्ट साइड में तो भी माइनस में आएगा में। तो अभी बताओ कि ये इसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हमने O से जो रिप्रेजेंट किया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर P से रिप्रेजेंट कर दिए। बस फर्क यही है कि यहाँ पर ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट किए हैं और यहाँ पर हमने पोल को P से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस पोल से जितने भी हम लेफ्ट साइड में डिस्टेंस लेंगे, कैसा लेंगे? नेगेटिव। कैसा लेंगे डिस्टेंस? पोल से राइट साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे कैसा होगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस लेंगे कैसा होगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई भी डायरेक्शन लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, क्या होगा? आगे समझ में? ये अभी पॉजिटिव नेगेटिव आपका साइन कन्वेंशन मैंने बताया है। अब U क्या है, V क्या है, F क्या है, अब बताएंगे इसमें। ये समझ में आया ना? कहां ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव। आया समझ में? यस सर। फिर देखो ये पोल हुआ, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर हमने रखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बड़ा टेढ़ा बन रहा है भाई, बड़ा टेढ़ा है ये भी हो गया। देखो ना, ऑब्जेक्ट के टॉप से चलने वाली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस। एक दूसरी रेज कहां से लेकर जाएंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इसका इमेज कहां बना? यहां से हम हमेशा परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे MN। ये परपेंडिकुलर का मतलब हमने इसको कंस्ट्रक्शन से इसको क्या किया है? खींचा है, ऐसे उसका कुछ है नहीं। देखो अब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है, पॉइंट A पर क्या है? ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के डिस्टेंस जो AP है, क्या लिखा है मैंने? AP। क्या लिखे है? AP। ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा -U। क्यों माइनस क्यों लिखा है मैंने? किधर है? लेफ्ट साइड में है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? U से। वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। ये समझाया? यस सर। अब देखो यहां पर बना है आपका इमेज, यही बना है ना? यस सर। तो इस इमेज से पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, A'P। क्या ये? ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड। हमेशा डिस्टेंस यहां से देखेंगे, लेफ्ट साइड में है ना ये? यस सर। -B होगा। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? V से। वस्तु की दूरी को U से। प्रतिबिंब की दूरी को B से। आगे समझ में? अब फोकस दूरी को बताइए आपसे। देखो F से इसके बीच का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। तो ये आपका PF बोलो चाहे FP बोलो, ये क्या हो जाएगा? -F। फोकल लेंथ को F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। ये बताओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका ऐसा ही कोई स्फेरिकल मिरर का कोई बना होगा ना? ये बना होगा कि नहीं? ये अगर ये आपका स्फेरिकल मिरर का बना होगा तो ये इसका क्या होगा? सेंटर। क्या बना होगा? सेंटर। तो सेंटर से और इसके सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब CP जो होगा या PC जो होगा -R होगा, क्योंकि अभी तो लेफ्ट साइड में ही है। ये समझाया आपको। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, R से रिप्रेजेंट किया है ना? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, मतलब फोकस दूरी का 2 गुना। कैसे? अगर ये हमने बताया था ना, P से F का डिस्टेंस जो होगा वही आपका F से C का भी होता है। बताया कि नहीं? जितने भी हमने इमेज बनाया, इमेज फॉर्मेशन पढ़े होंगे,
हमने यही बताया होगा, फोकल लेंथ का डेफिनेशन भी यही बताया होगा, मतलब फोकस का डेफिनेशन भी यही बताया गया होगा कि द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज फोकस। मतलब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या बोल रहे हैं? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। मतलब यह मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट हुआ, तो जितना यह डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी होगा। अगर इसको हम f मान लिए, स्मॉल f, तो ये भी स्मॉल f होगा। तो f और f मिलकर के कितना हो जाएगा? 2f। f और f मिलकर के कितना हो गया? 2f। तो जो cp हमने लिखा है, देखो c से p के बीच के डिस्टेंस को यहां से यहां तक f लिखे, फिर f लिख दिए, तो कितना हो गया? -2f हुआ कि नहीं हुआ? यही cp इसके बराबर है, तो यही इसके बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो गया तो r इक्वल टू क्या हो गया? -r इक्वल टू -2f होगा कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया? तो r इक्वल टू क्या आया? 2f। f इक्वल टू क्या आया? आ रहा समझ में? यस सर। बहुत इजी मेथड से प्रूव किया गया, ठीक है? ये अभी आपको अलग से बताया जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा कि नहीं? यस सर। बोलो यस सर। अभी हम आपको इस टॉपिक को एट अ ग्लांस बता रहा है। एट अ ग्लांस मतलब एक झलक में, ठीक? एट अ ग्लिम्पस। चलो देखो, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। कल से यहाँ पर ना वो कपड़े वाले, कॉटन वाले कपड़े रखना, ये सब बहुत ज्यादा डस्ट कर जाता है। ये सभी फिगर आप सभी बनाएंगे, अभी बनाते चलिए मेरे साथ, क्योंकि अब आपको समझाने की कुछ नहीं है, सब समझा दिया गया है। ये तो सब पता होगा। A डैश B डैश, देखो ये इसको हम लोग PM कर देते हैं, क्या लिख दिए? M। M से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, समझ लो इधर। M से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया। जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका नाम हमने रख दिया N। क्या रखा? N। आप इसको बनाओ, एरो सही से लगाइएगा, क्योंकि यही आपकी इंसिडेंट रे है और यहीं से आपका रिफ्लेक्ट भी हो रही है। हो रहा है कि नहीं? ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। देखिए इसमें आप सभी को एंगल पता है कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? आपका अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल क्या होता है? अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? हिंदी में एकांतर कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? संगत कोण क्या होता है? समझाएगा? ये पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, देखो अब सॉल्व कराएं। यस सर। देखो ये भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? यस सर। सबसे पहले इसका नाम तो सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो हम लोग पहले इसमें क्या क्या हम लोगों को गिवन है वही पहले लिख लेते हैं। हम लोग जानते हो क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? कौन सा फार्मूला? 1 में f इज इक्वल टू 1 v प्लस 1 में म्यू। इसी फार्मूले का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। यही वो फार्मूला जिसके खोज में हम लोग अब निकल रहे हैं। आगे बात समझ में नहीं? यस सर। फिर हम लोग जब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में बस यहीं पर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस। उसकी खोज वहां पर करेंगे और अभी इसकी खोज करेंगे। खोज करने का मतलब समझ में आ रहा है ना? फाइंड आउट करना। तो
आप सभी का टाइम हुआ तो नहीं ना है, देख लो हो गया। कितने लोगों को टाइम ज्यादा हो रहा है, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, कर देंगे। 15 मिनट लगेगा हमें सॉल्व करने में, चाहेंगे तो हम तो 5 मिनट में 2 मिनट में भी कर दें, 3 मिनट के अंदर कर देंगे, 5 मिनट। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अगर कर दिया भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लो। देखो सबसे पहले ए से पी के बीच के डिस्टेंस को देखो, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। लेफ्ट साइड में है माइनस। हो गया। यस सर। इमेज से पोल के बीच का डिस्टेंस ए डैश जो पी होगा उसको माइनस, सी से पी के बीच का डिस्टेंस सीपी जो होगा माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं। अब देखो फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पी एफ लिखो चाहे एफ पी लिखो माइनस एफ लिखा जाएगा। आगे बात सुने, ये आपका इसमें गिवन है, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। एक छोटा सा ट्रायंगल देखना पड़े, एक तो ट्रायंगल आपका ए बी सी दिखा कि नहीं, यस सर। एक छोटा वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी भी दिख रहा होगा, यस सर। देखा। यस सर। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक छोटा सा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इधर वाला छोटा वाला ट्रायंगल, यस सर। देखा। Yes, इसको sir. अलग बनाते हैं, अभी आप यहां पर भी देखते रहना। ए बी सी ए डैश बी डैश, ये बना है। यस सर। ये क्या होंगे आपस में, वर्टिकल अपोजिट। क्यों वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ, क्यों, ये देखो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि ये सेम लाइन पर परपेंडिकुलर जब है तो ये आपस में समांतर होंगी। समांतर का मतलब पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गई तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल रे कट कर दिए तो इसके द्वारा बनाया गया अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होता है। अब वहां से तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहां से देख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट का मतलब हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष हेड टू हेड, अभिमुख सामने का कोण। तो इस त्रिभुज के शीर्ष का, सी वाले शीर्ष का हो गया ये वाला कोण, इसी त्रिभुज के इसका शीर्ष का ये वाला कोण, इसका शीर्ष देखो, इस ट्रायंगल का ये वाला शीर्ष और इस ट्रायंगल का ये वाला शीर्ष आपस में मिला है कि नहीं, तो दोनों आपस में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल, देखो ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और इसका ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो बचा एक ही एंगल ना। ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के आप अपने आप क्या हो जाएगा, ये सुना क्या, यस सर। बोलो यस सर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रिपल ए वाले प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये बात सुना है कि नहीं। देखो नाउ इन ट्रायंगल, अब त्रिभुज इसको हिंदी में बोलते हैं लेकिन लिखेंगे इंग्लिश में। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, इसमें देखते रहना आप सभी तभी समझ में आएगा। सीधा बैठो सभी। सबसे पहले एबीसी में देखोगे कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए डैश है कि नहीं है। यस सर। पहले ट्रायंगल कौन सा लिखे हैं, एबीसी ऊपर वाला, उसके बाद कौन सा लिखे हैं, ए डैश बी डैश सी। तो जो पहले लिखे हैं उसकी पहले प्रॉपर्टीज बताएंगे, इधर ध्यान दो। जो पहले लिखा गया उसकी प्रॉपर्टीज पहले लिखेंगे, फिर जो बाद में लिखा उसकी प्रॉपर्टीज बाद में बताएंगे। तो ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल ए है वो आपका ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में आपका एंगल ए डैश के इक्वल होगा और है कितने, ये 90 डिग्री है कि नहीं। यस सर। इस ट्रायंगल का एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों आपस में क्या होगा, कॉमन। कॉमन का मतलब यही पर लिख सकते हो, कॉमन मत करना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण। आगे सुन में
तो जब किसी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अतः समरूपता के नियमानुसार, त्रिभुजों की समरूपता के नियमानुसार हमने क्या लिखा? देन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता के नियमानुसार हिंदी में। देन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता के नियमानुसार, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुजों की समरूपता के नियमानुसार। ये बात समझ रही है? इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड, पहले कौन सा ट्रायंगल लिखे हो? एबीसी। इस ट्रायंगल का, ऊपर वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड एबी अपान में इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड ए डैश बी डैश होगा कि नहीं होगा भाई? इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल का बेस AC अपान में इस ट्रायंगल का बेस A डैश C। आ रहा समझ में? इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया, मिला कि नहीं? जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में रेशियो में इक्वल होते हैं, वही किया मैंने। चाहे तो हम ये भी लिख सकते थे BC अपान में B डैश C, लेकिन उससे कोई मतलब है ही नहीं, तो इसलिए हमने केवल इन्हीं दोनों को ले लिया। बातें समझ रही कि नहीं? सिमिलरली अब इसी तरीके से अब एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा MNF, देखा? और एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा A डैश B डैश F, देखा? हमने पहले इधर वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के से सटा हुआ जो ट्रायंगल है उसके क्या कर दिया? सिमिलर दिखाया। फिर फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स मैंने ये नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इधर वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा करके इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख लेंगे, तो देखेंगे तो कुछ कॉमन मिलेगा। आगे बात समझ? देखो नाउ इन ट्रायंगल, अब त्रिभुज MNF क्या लिखे हैं? एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F। देखो इसका परपेंडिकुलर साइड, सॉरी इसका एंगल N, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन से इसको परपेंडिकुलर ड्रा किया था, क्या था कि नहीं? N वाला किसके एंगल के इक्वल होगा? A डैश के। ये कितना होंगे दोनों? 90। यहां पर लिख देना कंस्ट्रक्शन से रचना। अब देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? एंगल F इज इक्वल टू एंगल, ये किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आया बात समझ में? सेम टू सेम यही प्रोसेस यहां पर भी था। जब किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, तो थर्ड एंगल उसके थर्ड एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल। तो जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है? सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देख लो कॉन्ग्रुएंट है क्या? इसको कट करके अगर इसके ऊपर रखेंगे तो टोटली कवर कर लेगा क्या? नहीं, तो इसलिए इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, सिमिलर है। तो अब देखो अगेन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पुनः समरूपता के नियमानुसार, मतलब पुनः त्रिभुजों के समरूपता के नियमानुसार। अगेन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पुनः त्रिभुजों की समरूपता के नियमानुसार, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनः त्रिभुजों की समरूपता के नियमानुसार। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर साइड MN अपान में इसका परपेंडिकुलर साइड, इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन सेकंड सपोज कर लिया मैंने, कर लिया क्या? देखो ये थ्योरम क्लास 9th में बताया जाता है जो मैं बता रहा हूं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल्स। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी सदैव बराबर होती है। ये थ्योरम है, प्रमेय जिसको हिंदी में बोलते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी सदैव बराबर होती है। मतलब क्या हमने बोला कि जब हमने ये दो पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया
तो इनके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा कि नहीं हम इसको कह दें कि 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, नहीं, परपेंडिकुलर मैंने बोला था, देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी एक नहीं, तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये बात समझ रही है कि मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई की दूरी सदैव बराबर होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सेम आर इक्वल। अगर समझें कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई की दूरी सदैव बराबर होती है। तो इसी तरीके से आप देखो इसमें क्या आ रहा है, दो पैरेलल कौन सी लाइन है, बी एम पैरेलल टू एपी है कि नहीं है। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए थे, याद है ना ये बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बी परपेंडिकुलर है ना, ये भी और ये भी क्या है एम एन, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। और भी देखो ये हमने मिरर को इतना बड़ा बनाया है, मिरर को हमने इतना बड़ा बनाया, अगर हम इसको और छोटा बना दें तो देखोगे कि जो हमने यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रा किया था इसके ऊपर वो लगभग पॉइंट पी पर ही चला जाएगा। कहां चला जाएगा, दिख रहा है कि नहीं ना। देखो जब हम इसी को जितना ही छोटा अपर्चर का बनाएंगे, अपर्चर मतलब होता है हिंदी में द्वारक, क्या बोलते हैं, ए पी ए आर टी यू आर ई, अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है द्वारक, जिसका ये यहां से यहां तक इसको द्वारक बोलेंगे। छोटा मिरर होगा तो उसका अपर्चर कम होगा, अगर बड़ा मिरर होगा तो उसका अपर्चर अधिक होगा। ये बात सबको समझ आ रही है। फिर देखो तो जितना ही हम ये छोटा अपर्चर का कोई मिरर लेंगे, ये पॉइंट पी हो गया, ये एफ हुआ और ये सी हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे तो ये देखो इसके परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल गया, अब यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये एन और एफ में कोई डिस्टेंस, एन और पी में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। लगभग आपका जो एन है वो आपका अप्रोक्सीमेटली पी के ऊपर ही मान लो। जहां हम एन एफ लिख रहे थे वहां पर हम पी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका जो डिस्टेंस है निगलिजिबल वाले नगण्य है, लगभग 0 के बराबर मान लो। ये बात समझ आ गई। तो जहां पर हमने एन एफ क्या लिखा है, एन एफ लिखा हुआ है, वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ भी लिख सकते हैं। और जहां पर एम एन लिखे हैं वहां पर ए भी लिख सकते हैं। क्यों, क्या, कैसे इक्वल हुआ, अभी मैंने फिर बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सेम, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबाई की दूरी सदैव, ये बोला था ना। तो ये वाली लाइन बीएम पैरेलल टू एपी है, इसका मतलब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसके नीचे लिखेंगे अभी बताएंगे। और ये जो पॉइंट एन एफ हम लिख रहे हैं, जो डिस्टेंस हमने एन एफ लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एन जो होगा ये लिखेंगे फॉर स्मॉलेस्ट अपर्चर ऑफ मिरर, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। हिंदी में क्या लिखेंगे, छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, फॉर स्मॉलेस्ट अपर्चर ऑफ मिरर। इसी को हिंदी में बोलते हैं छोटे द्वारक के दर्पण के लिए। क्या बोले, ये जो एम एन, देखो जो एन एफ है, एन एफ ये किसके इक्वल होगा भाई, पी एफ के इक्वल मान लिया जाएगा, क्योंकि ये आपका पॉइंट एन जो है बड़ा जब होगा तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ रहता है, लेकिन जितना ही मिरर छोटा होगा या अपर्चर जितना ही छोटा होगा, ये एन वाला पॉइंट एकदम अप्रोक्सीमेटली लगभग पी पर ही चला जाएगा, लगभग पी पर ही हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। और ये तो हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर मतलब दो पैरेलल लाइनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो mn इज इक्वल टू ab लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हो गया। लिखेंगे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड। अब इसमें देखो जरा, अब आप आधा से ज्यादा सॉल्व कर लिए हो, आधा नहीं आधा हो गया। देखो ये सब बातें इसमें पुट करेंगे। mn के प्लेस पर क्या रखेंगे भाई, mn के प्लेस पर क्या रखा जाएगा, और nf के प्लेस पर क्या रखोगे, इसमें रखो। फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड, mn के प्लेस पर रख दिया मैंने ab हो गया, अपन में a डैश b डैश,
एनएफ के प्लेस पर क्या रखेंगे पीएफ अपान में क्या है ए डैश एफ। ये इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। कौन सा इक्वेशन हो गया नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट देखो समीकरण 1 और 3 से आपको पता चल गया इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड टिक करो। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका राइट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा होगा ना। लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड we obtain इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका राइट हैंड साइड AC अपॉन में A डैश C इज इक्वल टू हो जाएगा PF अपॉन में A डैश। अब देखो यहीं तक अब मेन था इसके आगे इसका वैल्यू पुट करना है। कैसे करना है अगर मैं अब छोड़ दूंगा तो फिर वीडियो हमें शुरू से बनानी पड़ जाएगी। मात्र 3 या 4 मिनट और लगेंगे। शांति से बनाए रखो पूरा सब समाप्त कर लेंगे। देखो कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहां से लेते हैं पोल से। पहले मैंने बोला था कोई भी डिस्टेंस कहां से लिया जाएगा पोल से। तो जो AC लिखा है हमने अब इस फिगर में देखना है AC को हम क्या लिख सकते हैं पूरा AP में से CP को माइनस कर देना। देखो जो AC लिखा है ना यहाँ पर AC की जगह पर लिखना है जिसमें पॉइंट P आना चाहिए तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AP माइनस CP लिख सकते हैं क्या देखो पूरा AP में से अगर हम इस CP को माइनस कर देंगे तो AC तो बचेगा। आ रहा सुन रहे तो AC के प्लेस पर क्या लिखेंगे AP माइनस CP अपान में A डैश C को देखो ये क्या लिखे हैं A डैश C इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं पूरा CP में से A डैश P को माइनस कर देंगे। देखो A डैश C के प्लेस पर लिखना है इतना को बस बचाना है तो क्या करेंगे इस पूरे दूरी में से A डैश P को माइनस कर देंगे। आगे बात सुन रहे हैं तो CP माइनस क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा CP माइनस A डैश इज इक्वल टू PF। देखो P से F के बीच का डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी पॉइंट P आया हुआ है। ये ऑलरेडी डिस्टेंस P लिया गया है। देखो P इसमें ऑलरेडी आ चुका है। देखो इसमें भी P लाया इसमें भी P हुआ है इसमें भी P आ गया पॉइंट इसमें भी P पॉइंट आ चुका है। इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है लेकिन अब इसको चेंज करेंगे तो PF को ऐसे रहने देंगे। A डैश F को देखो A डैश F को क्या लिखेंगे पूरा A डैश P में से PF को माइनस कर देंगे। आगे बात सुन रहे हैं पूरा A डैश P में से अगर PF को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा A डैश F बचेगा तो ये हो जाएगा A डैश P माइनस PF। आया समझ सब वैल्यू पुट करो। देखो आप सभी यहां पर रख चुके हो AP का वैल्यू क्या है भाई फिर माइनस वाले से CP का वैल्यू क्या है यहां पर बोल क्या पान में माइनस R बोलते जाओ A डैश P के प्लेस पर क्या रखोगे माइनस B इज इक्वल टू PF के प्लेस पर क्या है माइनस F A डैश P माइनस PF माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस U अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस आ अपान में माइनस R माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस F अपान में माइनस B अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। आ रहा समझ में ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसका क्या करेंगे नीचे वाले का इधर मल्टीप्लाई इसका इधर करेंगे। समझ में आ रहा ना देखो इसको इधर करेंगे माइनस U प्लस R ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा माइनस B प्लस F से इज इक्वल टू माइनस F ब्रैकेट में हो जाएगा R माइनस R प्लस B। देखो अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस U का माइनस B में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा UV फिर इसी माइनस U का F में करेंगे तो माइनस UF फिर बीच में किसका साइन है प्लस R का मैंने अगर माइनस V में किया तो क्या आएगा माइनस VR माइनस VR माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस
ये समझाया कि नहीं? Yes, sir. फिर r का f में करेंगे तो R. इज इक्वल टू, इधर तो होगा, अब इधर देखो माइनस माइनस मिल करके मल्टीप्लाई करके तो प्लस हो जाएगा, rf लिख सकते हैं, Yes, sir. फिर माइनस vf भी लिखा जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो r के प्लेस पर अभी हमने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का क्या होता है? प्राइस होता है ना, मतलब फोकस दूरी में 2 से गुणा कर देंगे तो वो वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाता है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। rf से rf कैंसिल बाकी नहीं, Yes, sir. क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो uv माइनस uf माइनस vr इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस vf। हुआ ये? Yes, sir. देखो जहां r होगा वहां पर क्या पुट करेंगे भाई? 2f। जहां r होगा वहां पर 2f लिख सकते हैं। Yes, sir. मैंने पहले ही आपको सॉल्व करके बताया था, क्या हो जाएगा uv माइनस uf माइनस v और इसके प्लेस पर हमने लिख दिया 2v 2f। क्या लिखा? 2f इज इक्वल टू माइनस vf। हुआ कि नहीं? Yes, sir. uv माइनस uf, अब देखो ये हो जाएगा, इस पे लिख सकते हैं 2vf लिख सकते हैं Yes, sir. माइनस vf, इधर माइनस में उधर जाएगा तो uv माइनस uf इज इक्वल टू हो जाएगा 2vf प्लस में आगे नहीं इधर Yes, sir. और माइनस vf। हुआ? Yes, sir. देखो ये इक्वेशन हम पहले इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा uv माइनस uf इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, vf यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 1 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? केवल vf। ये हो जाएगा vf। ये इक्वेशन हो जाएगा 4। नाउ डिवाइडिंग लास्ट चल रहा है by uvf on both side of equation 4। समीकरण 4 के दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, क्या लिखे हैं? समीकरण 4 के दोनों पक्षों में uvf से भाग, इसका मतलब क्या है? अब समीकरण 4 के दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, नाउ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय uvf इन इक्वेशन 4। ये हो जाएगा, देखो uv अपॉन में uvf लिखा कि नहीं? Yes, sir. माइनस uf अपॉन में uvf इज इक्वल टू vf अपॉन में uvf। आया? Yes, sir. uv से uv क्या हो जाएगा? यहां से क्या बचा? बस 1 अपॉन में माइनस u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बचा? 1 अपॉन में v इज इक्वल टू v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, f से f कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? इधर या माइनस में है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में f इज इक्वल टू 1 अपॉन v। देखो उधर जाएगा तो प्लस हो गया कि नहीं? Yes, sir. प्लस 1 अपॉन में, इसी को प्रूव कर रहे थे ना, हैंस प्रूव। ये सुनाया है? Yes, sir. घर से आप इसको रफ पर 2 बार लिख करके लाओगे, 2 बार, कम से कम 2 बार। एक बार आप लोग पढ़ोगे तो उसको लिखोगे वैसे, ठीक? एक बार अपने से करके देखोगे तो आपको 2 बार करके लाना होगा, मैं कल देखूंगा, ठीक? आज का वर्क नहीं देख रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक? चलो चलते हैं।